Okay, Namaskaram, good morning. So let's start today's session with the very important section 80JJAA. Now 80JJAA had been inserted into chapter 6A to develop and create employment generation capacities of India. तो आज इंडिया में जो भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस है, उनको ये सेक्शन इनकरेज करता है कि सर प्लीज आप बिजनेस में हो, ठीक है ना, तो ये खाली बिजनेस वालों को ही एप्लीकेबल है। पहले तो याद रखिए, प्रोफेशन में एप्लीकेबल नहीं होता, इज ओनली एप्लीकेबल टू बिजनेस। और ऐसा बिजनेस जिसका ऑडिट हमेशा होते रहता है, ऐसा बिजनेस जिसका ऑडिट होता है, बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट मस्ट विजिट योर फैक्ट्री, योर प्रीमाइसेस एंड सी whether section 80JJAA is applicable or not। तो इसलिए मैंने बोला कि ऐसे बिजनेस जो सेक्शन 44AB में कवर्ड है, ऐसे बिजनेस जो 44AB में कवर्ड है, मुझे बोलो इनडायरेक्टली वो कितना बता रहे हैं। 44AB में कवर्ड है मतलब इनडायरेक्टली क्या बता रहे हो लोग, टर्नओवर आपका कितना होना चाहिए, बिजनेस का टर्नओवर कितना होना चाहिए टू गेट कवर्ड अंडर सेक्शन 44AB। आपका बिजनेस का टर्नओवर कितना होना चाहिए आपका टैक्स ऑडिट होने के लिए। टर्नओवर शुड बी मोर देन, बोलो। अरे बिजनेस का ऑडिट कब होता है? सेक्शन 44EE में बिजनेस का ऑडिट मैंडेटरी कब होता है? बिजनेस का ऑडिट 2 crore. 2 crore. is a wrong answer, 1 crore is the right answer। 2 करोड़ खाली 44AD वालों के लिए होता है, या नॉर्मल बिजनेस का मोर देन 1 करोड़ में ही एप्लीकेबल हो जाता है। तो ऐसे बिजनेस जिनका टर्नओवर मोर देन 1 करोड़ है, तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ठीक है ना, तो ये बिजनेसेस की मैं बात कर रहा हूँ जिनका टर्नओवर मिनिमम 1 करोड़ होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए, और उनको टैक्स ऑडिट मैंडेटरी होना चाहिए। सर अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? तो दे हैव टू हायर न्यू एम्प्लॉइज, दे हैव टू हायर न्यू एम्प्लॉइज, दे हैव टू हायर न्यू एम्प्लॉइज। और न्यू एम्प्लॉइज को जितना भी वो एडिशनल कॉस्ट देंगे, न्यू एम्प्लॉय होगा तो वो एडिशनल कॉस्ट आएगा, ये एडिशनल लेबर कॉस्ट जो भी आएगा उसका 30% डिडक्शन दिया जाएगा 80JJAA में। सेक्शन 80JJAA में आपको 30% का कॉस्ट का डिडक्शन दिया जाएगा। अब जरा समझो इसका लॉजिक क्या है। अगर नए 300 एम्प्लॉइज हायर किए करंट ईयर में, और उसको उन लोगों को मैंने मिला के जो सैलरी दी है वो पकड़ लो 5 करोड़ का दिया हुआ है, 500 लाख का मैंने उनको सैलरी दिया न्यू एम्प्लॉइज को, तो 500 लाख का 30%, 500 लाख का 30% कितना आता है रे? 500 लाख का 30% आता है 150 लाख। 150 लाख का डिडक्शन देगा मुझे 80JJAA। अब आप समझने का ट्राई करो, आप तो बोलोगे सर मैंने तो 500 लाख स्पेंड किया और मुझे आप डिडक्शन 150 लाख की दे रहे हो, इट्स नॉट बेनिफिशियल प्रोविजन। तो राजा दिस इज एन एडिशनल बेनिफिट। ये 500 लाख का तूने ऑलरेडी कौन से चैप्टर में डिडक्शन ले लिया होगा? पीजीबीपी। कौन से चैप्टर में डिडक्शन ले लिया होगा? पीजीबीपी। पीजीबीपी में ऑलरेडी डिडक्शन ले लिया होगा। तो ये 500 लाख तो ऑलरेडी अलाउड हो चुका है, उसके अलावा एडिशनली 30% आपको डिडक्शन दिया जाएगा 80JJAA में। और नॉट ओनली फॉर 1 ईयर, दिस इज फॉर 1 ईयर, देन सेकेंड ईयर एंड देन थर्ड ईयर। ठीक है ना, तो ऐसा इन एम्प्लॉयज को, न्यू एम्प्लॉयज को जो भी आप आने वाले 3 सालों में सैलरी दोगे, हर साल उनको उनके सैलरी को मल्टीप्लाई बाय 30% होगा और आपको डिडक्शन मिलेगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज दिस वेरी सिंपल थिंग कि अगर आपने नए एम्प्लॉयज को हायर किया आपके कंट्री में, ठीक है ना, तो 80JJAA विल अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, और आपको 3 साल तक उन एम्प्लॉयज को न्यू ट्रीट करके 3 साल तक उनको जो भी सैलरी दोगे उसका आपको डिडक्शन मिलेगा। सर 3 साल के बाद इस सेक्शन का मुझे कभी डिडक्शन मिलेगा क्या? हाँ, जब आप नए एम्प्लॉयज हायर करोगे तब आपको डिडक्शन मिलेगा। आप समझ रहे हो ना, जब नए एम्प्लॉयज हायर करोगे तब आपको डिडक्शन मिलेगा। बोलो अच्छा सेक्शन है कि नहीं है? हाउ डू यू फील अबाउट सेक्शन? Yes. वेरी गुड सेक्शन। आपको एक बात बता दूं, आप सीए में करने वाले बच्चे हो, ठीक है ना, तो आप मेजॉरिटी टाइम ना फैक्ट्रीज के रिलेटेड जो कंपनीज होती है उनसे रिलेटेड रहोगे। इंडिया में बहुत सारे एसएससी ऐसे जिनको 80JJAA का अवेयरनेस ही नहीं है। आप समझ रहे हो,
जो फैक्ट्रीज होती है उनको 80JJAA का अवेयरनेस ही नहीं है, क्योंकि इतना फेमस नहीं है ना सेक्शन। ATC, ATD वगैरह ऐसे सारे जो सेक्शंस होते हैं ना, वो बहुत फेमस है और उसका अवेयरनेस लोगों को है। लेकिन सेक्शन 80JJAA का जो अवेयरनेस है ना, वो है नहीं लोगों के पास। और उसकी वजह से क्या होता है समझो आप, बहुत सारे एसएससी को लगता है कि हमने वेजेस पेड किए, पीजीबीपी में डिडक्शन ले लिया, अब थोड़ी ना कि कहीं और डिडक्शन मिलेगा इसका। So they are not aware about this particular section. आप सोचो ना, मैं यहाँ पे आपने 80 मेरे साथ 80C किया, 80D किया, 80E किया, वो सारे सेक्शन में जो डिडक्शन मिलता था वो कितना मिलता है? 150 लाख का, 1.5 लाख का। अब समझ रहे हो ना, 1.5 लाख है, कहीं पे 50,000 है, कहीं पे 25,000 है, कहीं पे 60,000है। 80JJAA में मैक्सिमम 60,000 है। और वो सारे जो डिडक्शन आपने किए इसके पहले, वो आपको इंडस्ट्री रिलेटेड नहीं मिलेंगे। वो तो एक इंडिविजुअल लाइफ की है ना, एक इंडिविजुअल है, उसने अपने घर वालों का ख्याल रखा, इंश्योरेंस करवाया, मेडिकल इंश्योरेंस करवाया, खुद के लिए पैसे सेव किया। सो दे आर मोर ऑफ इंडिविजुअल नेचर। आप समझ रहे हो, इंडिविजुअल नेचर में है। आर यू गेटिंग दिस? 80C से लेके 80U तक जितने भी हमने सेक्शन अभी तक किए हैं वो इंडिविजुअल को ओरिएंटेड करते हैं, Yes. इंडस्ट्री के नहीं है सेक्शन। 80JJAA कौन सी बात करता है यार? ये बिजनेस की बात करता है, Industry business. इंडस्ट्री की बात करता है। और तुम लोग जब सीएमए बन जाओगे, यू आर नॉट गोइंग टू वर्क फॉर पर्टिकुलर इंडिविजुअल एज अ सीएमए, यू विल बी वर्किंग इन अ इंडस्ट्री एज अ सीएमए। एंड व्हेन यू वर्क इन अ इंडस्ट्री एज अ सीएमए, सीए व्हाटएवर इट इज, आप समझो कि आपको फैक्ट्री रिलेटेड जो सेक्शंस होते हैं, इंडस्ट्री रिलेटेड जो सेक्शंस होते हैं, उनके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देनी होती है। इसलिए हम लोगों ने जब 10AA पढ़ा था तभी भी हमने अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट किया था। एंड आई वांट यू पीपल टू स्पेंड मोर टाइम ऑन 80JJAA। बच्चे ना रिवीजन नहीं कर पाते यार 80JJAA का एग्जाम में जाने से पहले, क्योंकि आप समझो ना, इसके पहले हमने कितना इनकम टैक्स पढ़ के रखा हुआ है, वहीं पे उनका जिंदगी खत्म हो जाता है। और चैप्टर 6 से में आते आते उन लोग का 80C, 80CCC, 80CCD, 80D, 80DD, 80DDB, ठीक है ना, ये सब पढ़ते 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 80JJAA तक पहुंच ही नहीं पाते। और एग्जाम में कभी कभी 80JJAA का 8-8 मार्क का क्वेश्चन आके जा चुका है। तो स्टूडेंट्स डोंट गिव द वैलिड इंपॉर्टेंस टू 80JJAA. I want you people to read 80JJAA as a separate chapter altogether, कि इंडस्ट्री को बेनिफिट देने वाला सेक्शन। और इसमें मैक्सिमम लिमिट नहीं है। अगर आपके एम्प्लॉयमेंट, आप बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो, रिलायंस हो, टाटा हो, मित्तल हो, आपने बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई और आपका इस साल का एम्प्लॉयमेंट का कॉस्ट जो है 100 करोड़ का है, 100 करोड़ का 30% 30 करोड़ होता है। और आप समझो अगर एसएससी ने इसको अनअवेयर है या तो रह गया, ठीक है ना, डिडक्शन प्रोवाइड करना रह गया, भूल गए, तो ऐसा होगा तो कितना बड़ा लॉस होने वाला है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सेक्शन उस लिए इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट के लिए तो ही, और इंडस्ट्री के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है 80JJAA। अच्छा मुझे बताओ कि अभी इसके ना, ये सेक्शन इतना अच्छा था ना कि लोगों ने इसमें ना बहुत सारा मैनिपुलेशन भी किया। आई स्टार्टेड रीडिंग दिस सेक्शन फ्रॉम 2012 onwards and I have seen continuous amendment in this particular section. When Arun Jaitley sir came as a finance minister, he deleted the whole section 80JJAA and he redrafted section 80JJAA so that it should have minimum scope of loophole or almost no. Earlier there was a huge scope of loophole. सर एक दो लूपहोल मैं आपको बता देता हूँ। लोग क्या करते थे पहले, लोग ना फायर हायर का गेम खेलते थे। फायर हायर गेम समझते हो? हेलो, फायर हायर गेम समझ रहे हो क्या तुम लोग? क्या होता है फायर हायर? एचआर डिपार्टमेंट का फेवरेट गेम। मतलब आपको डिडक्शन कब मिलेगा? जब आप क्या अपॉइंट करोगे, जल्दी बोलो। हायर करेंगे तब, और फिर फायर कर दे, फिर वापस एम्प्लॉइज अपॉइंट करेंगे तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज होंगे उनको निकाल देते थे लोग, ठीक है ना, और नए एम्प्लॉयज को हायर कर देते थे। बोलो ये सेक्शन का पर्पस था क्या? हायर किया आपने? नहीं, आपने हायर किया, लेकिन पुराने एम्प्लॉयज को तो निकाल दिया ना। तो यू क्रिएटेड अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट टुगेदर। आपके लाइफ में भी ऐसे कुछ लोग नहीं होते क्या? आपसे बहुत सारा झगड़ा करेंगे, मारामारी करेंगे और बोलेंगे मैं तेरे से झगड़ा इसलिए करता हूं बिकॉज आई लव यू, ठीक है ना। तो वो लोग प्यार भी करते हैं और वो झगड़ा भी करते हैं और बैलेंस आउट हो जाता है। ऐसे लोगों की तुलना क्या वैल्यू होती है लाइफ में यार, ठीक है ना। तो करना है तो पॉजिटिव रहो। तो उन्होंने क्या बोला, आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है ना, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो। एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करोगे? तो आपके एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉय उनको रखो आप, ठीक है ना, उसके अलावा आप नए एम्प्लॉयज को हायर करो, तो ये सेक्शन का पर्पस फुलफिल्ड होता है। तो अभी ये वाला गेम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा मैं दिखाऊंगा आपको, खाली मैं टैक्स की चोरी दिखा रहा हूँ यहाँ पे लोगों ने क्या किया और सेक्शन ने उसको कैसे कंट्रोल किया, आपको सेक्शन में से पढ़ाऊंगा। दूसरा एक कॉन्सेप्ट होता था यहाँ पे घोस्ट एम्प्लॉयज का।
बाप रे। ये घोस्ट एम्प्लॉयज क्या है बताओ? भूत। नहीं, भूत नहीं। डरावना एम्प्लॉय। घोस्ट एम्प्लॉय मतलब ऐसा एम्प्लॉय, ठीक है ना, घोस्ट एम्प्लॉय मतलब ऐसा एम्प्लॉय दिखाई नहीं। में दिखता नहीं लेकिन होता है, फैक्ट्री में दिखता नहीं लेकिन होता है। इसका क्या मतलब? मिस्टर इंडिया है वो। एक मिनट है, ये स्वच्छ भारत वाले लोग आए यहाँ पे, उनका दादा ही आवाज है। आप भी निकालो ज्यादा आवाज। आप भी चिल्लाओ, अभी चिल्ला। हाँ ते सुन, तुझ्यासारखे नाही रे, सगळ्या गोष्टीवर कॉम्पीट करायला, बराबरी बस ना। करायला. हाँ, और अभी स्वच्छ भारत वालों के सामने मैं क्या करूँ यार? सुनो, तो वो चिल्लाता भी, थोड़ा वीकनेस है बॉडी में, नहीं तो मैं आई वुड हैव शाउटेड अ लॉट। बोलो। तो घोस्ट एम्प्लॉयज का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बोला, यू कांट सी देम बट दे आर देयर। ओके, इसका क्या मतलब होता है बिजनेस डिडक्शन एंगल से? लेने सोचो के ना। लिए उन लोग बता देते थे कि एम्प्लॉई है हाँ, करके, पर वो एक्चुअली नहीं होते थे. नहीं होते थे। तो एम्प्लॉय रजिस्टर्ड ना दो बनते थे, एक ओरिजिनल एम्प्लॉयज के और एक घोस्ट एम्प्लॉयज के, और इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं होगा। मतलब ये घोस्ट एम्प्लॉय जो होते हैं ना, वो घोस्ट एम्प्लॉयज भी ना ऑफिस में आते हैं, कभी अब्सेंट होगा उनका, कभी हाफ डे होगा, कभी छुट्टी मारेंगे, सब एग्जैक्ट डिटेल मेंटेन करते हैं। और इनके घोस्ट एम्प्लॉयज के नाम कैसे होते हैं? पीके वर्मा, आर के शर्मा, एजे पंडित। आप समझ रहे हो क्या? ऐसे कुछ अजीब से नाम, ठीक है ना। और उनका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता था। और बताओ इनको पेमेंट कौन से फॉर्म में किया जाएगा? घोस्ट एम्प्लॉयज को कौन से फॉर्म में पेमेंट किया जाएगा? जो सैलरी दी जाएगी वो कौन से मोड में दी कैश. जाएगी? कैश। क्योंकि कैश। घोस्ट जो होते हैं ना, घोस्ट वो बैंक लेके नहीं जा सकते ना, चेक लेके नहीं जा सकते, जा जाके कैश लेके जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि नॉन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई है। अब नॉन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय तो उनको खाली कैश मिलता है, ठीक है ना, कैश का ही उनको दिखा, मतलब झूठा मोटा एक्सपेंसेस आप देखा रहे हो ना, फेक एक्सपेंसेस शो किया जा रहा है यहाँ पे। ये यहाँ पे नहीं हो सकता। जो रियल एम्प्लॉय वहां पे का प्रॉब्लम नहीं हमें, क्योंकि इनको तो अब अकाउंट पे ही चेक दो, ईसीएस दो, चलेगा, क्योंकि ये लोग एग्जिस्ट करते हैं, उनका पैन कार्ड है, उनका आधार कार्ड है, इनका बैंक अकाउंट है। घोस्ट एम्प्लॉय का पैन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है, क्योंकि घोस्ट एम्प्लॉय हो, ऐसे बनाया गया, रजिस्टर्ड है वो। तो ये भी नहीं होना चाहिए। एक ये बात हो गई, ठीक है ना। पहला चोरी समझा आपको, ये पहला चोरी है, ये दूसरा चोरी है, तो समझे। मैं आपको पहले चोरी बता रहा हूँ, फिर एंटी चोरी पढ़ाऊंगा सेक्शंस में। चोरी समझ में आया? पहला वाला क्या है? फायर हायरगिंग। हाँ, दूसरा चोरी क्या है? घोस्ट एम्प्लॉय। तीसरा गोस्ट चोरी बताओ। एम्प्लॉय. तीसरा चोरी क्या होता था यहाँ पे ना, ये लोग ना अपने कंपनी में ना डायरेक्टर, सीएमए, सीए, इंजीनियर, टेक्निकल कंसल्टेंट, ऐसे बड़े बड़े लोगों को हायर करते थे। एमबीए, ऐसे बड़े बड़े लोगों को जो हाईली क्वालिफाइड है उनको हायर करते थे, और उनको सैलरी देते थे 1 करोड़ रुपया पर एनम, 2 करोड़ रुपया पर एनम, ठीक है ना। मंथली सैलरी 20 लाख, 25 लाख, 1 लाख, 2 लाख। एक सीएमए का भी मंथली सैलरी कितना होता है? बोलो ना, एक सीएमए का मंथली सैलरी कितना होता है? आपको पता है सीएमए का मंथली सैलरी कितना होता है? 40। 40 तो ताई ने मिनिमम बोला। आप लास्ट 2019 का प्लेसमेंट देखो, हाईएस्ट पैकेज गिवन टू सीएमए इन इंडिया इज 17, ठीक है ना, 17 या 18 लाख दिया गया हाईएस्ट पैकेज। ओके, फ्रेशर को भी। तो एनुअल पैकेज बता रहा हूँ, तो मंथली आप पकड़ लो ना 1.5 लाख रुपए का तो ही। अच्छा, ऑन एन एवरेज 6 to 7 लाख का होता है, वॉट एवर इट इज। आप समझो ना, महीने का 50 से 60 हजार तो कमाता ही है सीएमए। 50 पकड़ लेते चलो कंजर्वेटिवली। मुझे बोलो, ये डायरेक्टर लोग, सीएमए लोग, सीए लोग, इंजीनियर लोग, टेक्निकल लोग, गवर्नमेंट का इनको लेके ज्यादा कंसर्न है क्या? इन बेचारों को जॉब नहीं मिलेगा करके? डू यू थिंक गवर्नमेंट इज मोर कंसर्न अबाउट दिस पीपल? No. No. Because they can do something with their life. Anyhow, they will do something with their life, and they are highly qualified. Any organization would hire them. Government is not concerned about these people. Government is concerned about those poor laborers. Labor, आप can you imagine laborers in your mind? फैक्ट्री में जो लोग ऐसे Yes. मान के वो काम कर, Unskilled. मशीन चला रहे हैं, ठीक है ना। तो लेबरर लोग जो होते हैं, गवर्नमेंट इज कंसर्न अबाउट देम। फोन आ रहा था तुम्हारे घर से, ठीक है ना। हाँ, तो वो लेबरर लोगों के लिए, तो उसको इनका सैलरी बहुत हाई होता है। और हाई मतलब किसी आपने डायरेक्टर का 1 करोड़ सैलरी रखा है, 1 करोड़ का 30% एडिशनल डिडक्शन 30 लाख होता है। अब 30 लाख रुपए डिडक्शन थोड़ी ना के सेक्शन देगा यार एक एम्प्लॉय के लिए। आपने एक एम्प्लॉय को जॉब पे रखा,
तो इन्होंने इसको कंट्रोल कैसे किया पता है? इन्होंने बोला हम ऐसे एम्प्लॉयज को यहाँ पे नॉन एलिजिबल मानेंगे जिनका सैलरी पर मंथ इस स्वच्छ भारत वाले को ज्यादा ही बजा नहीं रहे। सुनो ना, मेडिसिन खा लो और कन्नी राइस खाओगे? आई नहीं दिए, कभी दिए? अभी कोई तो है ठीक है चलेगा, खाओगे तो थोड़ी देर के बाद खाता हूँ ये लेक्चर में। ये विंडो बंद करो ना, विंडो बंद करो ना, ये और सामने वाला भी। अरे हाँ देखो तो यहाँ पे क्या होता था फिर, अभी उन्होंने क्या बोला पता है? जिस भी एम्प्लॉय का सैलरी 25,000 से ज्यादा होगा, एनी एम्प्लॉय हु सैलरी इज मोर देन 25,000 इज नॉट एलिजिबल। एनी एम्प्लॉय हु इज अर्निंग मोर देन 25,000 विल नॉट एलिजिबल अंडर सेक्शन दिस, ठीक है ना? कौन सा सेक्शन? 80JJAA। तो 3 प्रॉब्लम मैंने अभी तक आपको बताया। पहला प्रॉब्लम जो गवर्नमेंट ने हैंडल किया, यहाँ पे फायर हायर का गेम उन्होंने रोक दिया, घोस्ट एम्प्लॉयज को रोक दिया। तीसरा जो हाईली पेड एम्प्लॉयज होते थे उनको उनका डिडक्शन लेने के लिए उनको ज्यादा सैलरी दिखाया जाता था, हाईली क्वालिफाइड लोगों को भी यहाँ पे कवर किया जाता था, वो भी अभी नहीं होगा। चौथा गेम देखो, ये हरामी लोग जो है ना, अब ऑडिट मार्च के आसपास होता है बरोबर ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करने आएगा मार्च के आसपास, तो ये लोग ना यहाँ पे एम्प्लॉयज को हायर करते थे जनवरी, फेब, मार्च, लास्ट में, और दिखाते थे देखो हमारे पास इतने सारे एम्प्लॉयज हैं। एम्प्लॉय को साल भर में हायर नहीं किया है, लास्ट में हायर किया हुआ है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट आके देखता था हाँ यार इतने सारे वर्कर तो है, तो 80JJAA का बेनिफिट दे देते थे ये लोग। तो ये लोग ना ईयर एंड में एम्प्लॉयज को हायर करते थे, ईयर एंड में एम्प्लॉयज को हायर करते थे, और ईयर बिगिनिंग में फायर कर देते थे, और फिर से ईयर एंड में हायर करेंगे, और ईयर एंड में हायर करेंगे तो बेचारा सीए तो पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि सीए तो एंड की टाइम पे आता है। तो ये जो चोरी है ना, इसको रोकने के लिए इन्होंने क्या बोला पता है? ऐसे नहीं चाल बे, ठीक है ना? अभी क्या करेगा, करना पड़ेगा सर आपको, अगर आपके यहाँ पे किसी भी एम्प्लॉय ने अगर काम किया है, he has been employed, एंटी चोरी देखो, चोरी समझा ना आपको, लास्ट में वो लोग हायर करते थे। एनी एम्प्लॉय हु हैज बीन एम्प्लॉयड फॉर लेस देन 240 डेज, लेस देन 240 डेज, अगर कोई भी एम्प्लॉय को अगर लेस देन 240 डेज अगर आपने हायर किया होगा तो भी नॉट एलिजिबल हो जाएगा। अब एम्प्लॉय अगर मोर देन 240 डेज या उससे ज्यादा अगर काम करना पड़ेगा, तो मुझे बोलो एम्प्लॉय को फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में हायर करना पड़ेगा कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में? 240 दिन से ज्यादा उससे काम करवाना है तभी एलिजिबल होगा, बोलो आप। फर्स्ट हाफ में ना, यहाँ पे कहीं पे तो अगर आप उसको हायर करोगे तभी उसके 240 डेज अचीव होंगे, और अगर आपने यहाँ पे एंड में हायर किया तो उसके 240 डेज अचीव नहीं होंगे, और अगर उसके 240 डेज अचीव नहीं होंगे तो नॉट एलिजिबल हो जाएगा। अब जब गवर्नमेंट ने ये वाला स्कीम निकाला ना, तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ प्रॉब्लम आ गया। देयर आर सर्टेन इंडस्ट्री, जैसे कोई इंडस्ट्री अम्ब्रेला बनाता है, ठीक है ना, या लेदर, सीजनल वर्किंग, ठीक है ना, या जो वुडन नहीं क्या बोलते हैं वो, वुलन क्लोथ बनाता है, मतलब जो ये होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, विंटर कलेक्शन, स्वेटर, हाँ गारमेंट, हाँ स्वेटर वगैरह बनाता है, तो गारमेंट इंडस्ट्री है, ये सीजनल होती है। अब ये सीजनल इंडस्ट्री होती है तो ये साल भर नहीं चलती, और जो इंडस्ट्री साल भर नहीं चलती वो 240 डेज से ज्यादा जॉब नहीं दे सकती, वो लोग चलते ही है 150 डेज के लिए, 180 डेज के लिए, 190 डेज के लिए। तो उनके लिए गवर्नमेंट ने डेज कम कर दिए। कितने कम कर दिए याद है आप लोगों को? आपने लिखे हुए हैं 150, कितना? 150। हाँ, तो उनके लिए कितना दिन कर दिया? एक्सेप्शनल इंडस्ट्रीज के लिए 150 डेज किया, ठीक है ना। चलो ये बात यहाँ पे मेरी हो गई। ये चौथी चोरी थी जो मुझको आपको पढ़ानी थी और आपको मैंने समझा दिया। पांचवी चोरी जो इस सेक्शन में लोग किया करते थे, फिफ्थ चोरी, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर रखा करते थे। ये आपने वर्ड सुना होगा, कॉन्ट्रैक्ट लेबर। आजकल जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो परमानेंट एम्प्लॉयज रखना नहीं चाहती, दे ऑलवेज कीप कॉन्ट्रैक्ट लेबर। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखा तो बोलो वो परमानेंट होते हैं क्या? परमानेंट मतलब आर दे रियली क्रिएटिंग? वो बेचारे आज है कल नहीं है, ऐसे लोग हैं, समझ रहे हैं ना आप लोग? तो इन्होंने बोला ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर या कैजुअल लेबर,
कॉन्ट्रैक्ट लेबर या कैजुअल लेबर जो होते हैं, कैजुअल मतलब खाली जब ज्यादा काम होता है तब उनको रखा जाता है, बाद में उसको निकाल दिया जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर, कैजुअल लेबर यहाँ पे इनएलिजिबल होने चाहिए। वो चेक करने के लिए उन्होंने क्या कंडीशन डाल दिया पता है? उन्होंने बोला हम उन्हीं एम्प्लॉयज को कंसिडर करेंगे जिनका पीएफ आपके कंपनी के अंडर रजिस्टर्ड है। पीएफ आपके कंपनी के अंडर रजिस्टर्ड है। मुझे बताओ आप कौन से टाइप के एम्प्लॉय का पीएफ अकाउंट खोलोगे? कॉन्ट्रैक्ट लेबर, कैजुअल लेबर या परमानेंट लेबर? परमानेंट लेबर। तो जो पीएफ में नहीं है, जो आपके कंपनी के एम्प्लॉय पीएफ में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो यहाँ पे एलिजिबल भी नहीं है। ऐसे इन्होंने ना काउंटर लगा के रखे हुए हैं पूरे लॉ में। और एक बात मैं बता देता हूँ, कभी कभी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए ना गवर्नमेंट सैलरी फंड करता है। गवर्नमेंट बोलता है बड़ी बड़ी कंपनी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं बोल रहा मैं, गवर्नमेंट फंडेड एम्प्लॉय। गवर्नमेंट बोलता है कि आप खाली एम्प्लॉयमेंट दे दो लोगों को, सैलरी हम पे करेंगे। मुझे बताओ अगर गवर्नमेंट ने सैलरी दिया तो एम्प्लॉयर को डिडक्शन मिलना चाहिए क्या? वो बिजनेस को डिडक्शन मिलना चाहिए? नो, नहीं मिलना चाहिए। नहीं। ठीक है ना? तो ये सारे बातें आप देखो कैसे उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। सेक्शन में पढ़ा रहा हूं अभी आपको लाइन टू लाइन। सबसे पहले मैंने क्या बोला, 80JJAA क्या करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉइज? एलिजिबल एसएससी कौन है यहाँ पे? एनी एसएससी कवर्ड अंडर सेक्शन 44AB एंड हुज इनकम इज डिराइव्ड फ्रॉम बिजनेस। मतलब प्रोफेशन के लिए क्लियर नहीं है, ये एसएससी कवर्ड नहीं है। कल मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन में 4 नए एम्प्लॉइज रखता हूं तो मुझे इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप कॉस्ट अकाउंटेंट हो, आपने अगर प्रैक्टिस में हो और आपने 2-3 एम्प्लॉय रखे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप अगर इंडस्ट्रियलिस्ट हो, मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में हो, बिजनेस में हो तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। डिडक्शन कितना दिया हुआ है? 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर 3 consecutive ईयर। तो ये 1 साल का नहीं है, ये आने वाले 3 साल के लिए डिडक्शन देगा मुझे। सर एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट क्या होता है? ये एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट क्या होता है? तो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट मतलब टोटल इमोल्यूमेंट्स पेड टू और पेएबल टू एडिशनल एम्प्लॉय। तो आपको ये एडिशनल एम्प्लॉय क्या है उसका डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा। एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। टोटल इमोल्यूमेंट मतलब सर, टोटल इमोल्यूमेंट मतलब जो भी हम उसके लिए खर्चा करते हैं, जैसे सैलरी, बोनस, कमीशन, सारा उसमें इंक्लूड हो जाता है। ठीक है ना? However, additional employee cost shall be nil। बता रहा है गवर्नमेंट, बता रहा है कि एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट को नील लिया जाएगा। और नील का 30% कितना आएगा फिर? नील। हाँ थैंक यू। नहीं तो कुछ लोग बोलते 0.30 नील, वो तुम्हारा भरोसा नहीं है। ठीक है ना? हाँ तो वो 30%। तो इसका क्या है 30% मतलब क्या नील अगर हमने लिया तो 30% भी नील आ जाएगा। ऐसे कौन मतलब टेक्निकली आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। नील लेने का मतलब क्या आपको गवर्नमेंट डिडक्शन नहीं देगा। अगर तुम हरामी लोग हो और तुमने टैक्स मैनिपुलेशन करने के लिए यहाँ पे कुछ किया होगा तो पहला क्या बोलता है? देयर इज नो इंक्रीज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, देयर इज नो इंक्रीज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है ना? एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, मतलब लास्ट ईयर के कंपेरिजन में आपने नहीं, इस साल तो अप्लाई ये किया हुआ है, हायर किया हुआ है, लेकिन कुछ इंक्रीज नहीं हुआ। उसका एग्जांपल मैंने देखो क्या दिया है। लास्ट ईयर आपके पास 500 एम्प्लॉइज थे, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में आपने 200 एम्प्लॉइज को निकाल दिया और फिर 250 एम्प्लॉइज को आपने हायर किया। तो आप समझ रहे हैं, आपको समझ रहे हैं मैंने क्या बोला? आपने 250 हायर किया, क्या आपको उतने का डिडक्शन मिलेगा? नहीं, 250 का डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन 50 का मिलना चाहिए। 50 का मिलना चाहिए, तुम समझ रहे हो ना? 50 का मिलना चाहिए, क्योंकि आपने ना 50 से अपने एम्प्लॉयमेंट बढ़ा के रखा हुआ है। दिख रहा है आपको? हाँ। हाँ, तो मैंने इसको यहाँ पे कैसे लिखा है देखो। Additional employee is equal to employee during the previous year and whose employment has affected increase in total number of employees employed by the employer as on the last day of the preceding year। तो ये 250 जो है ना, ये 250 ये नॉट एलिजिबल है। यहाँ पे तुम लोग ना हल्के से लिख के रख देना, 250 जो है वो नॉट एलिजिबल है, लेकिन ये जो 50 है ना, 50 वो एलिजिबल है। क्या तुमको समझा मैंने क्या पढ़ा है यहाँ पे? यस। ओके, चलो आगे चलते हैं। फिर घोस्ट एम्प्लॉय को यहाँ पे हैंडल किया गया। ठीक है ना? ये ए था और ये पॉइंट नंबर बी है। तो इस पॉइंट ने किसको हैंडल किया? फायर हायर का जो गेम चलता था उसको हैंडल किया। समझ रहे हो ना?
फायर हायर का जो गेम चलता था उसको ये वाला पॉइंट कंट्रोल करता है, क्योंकि आपका ओवरऑल इंक्रीज नहीं हुआ तो हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे। और ये जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, वो घोस्ट एम्प्लॉय को हैंडल करता है। घोस्ट एम्प्लॉय क्या लेके जाते हैं? कैश। लेकिन इन्होंने बोला हम आपको डिडक्शन तभी देंगे जब आप पेमेंट कैसे करोगे, इमॉल्वमेंट्स आर पेड, ठीक है ना, इमॉल्वमेंट्स आर पेड अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ईसीएस एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड। मतलब अगर आपने कैश में पे किया, ठीक है ना, तो आपका एडिशनल कॉस्ट नील माना जाएगा, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है आपको? मतलब डिडक्शन लेना होगा तो इन्हीं मोड से पेमेंट करना पड़ेगा। बात क्लियर है? यस चलो आगे चलते हैं फिर, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सक्लूजन फ्रॉम एडिशनल एम्प्लॉय। एक्सक्लूजन फ्रॉम एडिशनल एम्प्लॉय मतलब समझ रहे हो कि इनको नहीं माना जाएगा कि एडिशनल एम्प्लॉय नहीं है, नहीं है ये लोग एडिशनल एम्प्लॉय, भले है आपने हायर किया हुआ है, लेकिन हम इस सेक्शन के लिए नहीं मानेंगे कि वो एडिशनल एम्प्लॉय है। कौन से एम्प्लॉय सर? सर ये एंटी चोरी है ना? हाँ ये एंटी चोरी है, ये एंटी चोरी है पूरा का पूरा, ठीक है ना। ओके तो एन एम्प्लॉय हु द टोटल एमोलमेंट्स आर मोर देन 25,000 पर मंथ, तो 25,000 तक चलेगा, अप टू 25,000 तक चलेगा। देखो मोर देन वर्डिंग यूज किया है, एग्जाम में एग्जैक्ट 24,000, एग्जैक्ट अगर 24,000 आएगा तो अलाउड, 26,000 आएगा तो डिसअलाउड। ये तो समझ रहे हो ना? हेलो, 24,000 का एम्प्लॉय रहेगा तो तो वो अलाउड। एडिशनल, हाँ बोलो, बोलो। ये 24,000 वाला एम्प्लॉय रहेगा तो अलाउड या डिसअलाउड, ये बताओ। अलाउड। अलाउड। 26,000 वाला एम्प्लॉय रहेगा तो अलाउड या डिसअलाउड? डिसअलाउड। 25,000 वाला रहेगा तो अलाउड या डिसअलाउड? अलाउड अलाउड। बिकॉज मोर देन 25 लिखा है। हाँ, तो एक्सक्लूड कब किया जाएगा? जब वो मोर देन 25,000 में होगा तो ये एक्सक्लूड किया जाएगा, ठीक है ना। एन एम्प्लॉय फॉर हुम एंटायर कॉन्ट्रीब्यूशन इज पेड बाय गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट ने पे किया तो भी इसको डिस्क्वालीफाइड किया जाएगा यहाँ से। एम्प्लॉय हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन आरपीएफ, मतलब कौन से? कैजुअल वर्कर, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर, उनको भी यहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया। और ये जो ईयर एंड में हायर करते थे वो वाला पॉइंट यहाँ से उन्होंने कंट्रोल किया। एम्प्लॉय एम्प्लॉयड फॉर अ पीरियड लेस देन 240 डेज, तो मिनिमम 240 डेज के लिए होना चाहिए। यहाँ पे वर्डिंग देखो क्या लिखा हुआ है, लेस देन 240 डेज। और अगर कोई बिजनेस रहेगा ऐसा जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अपेरल, अपेरल मतलब क्लोथिंग, ठीक है ना, फुटवेयर या लेदर प्रोडक्ट है, तो मैंने क्या बोला, उनका एम्प्लॉय एम्प्लॉयड फॉर अ पीरियड लेस देन 150 डेज होगा तो डिस्क्वालीफाइड होगा, तो 160 डेज पे वो क्वालिफाइड हो जाएगा, 160 170 क्वालिफाई हो जाएगा। वॉइस इज ब्रेकिंग सर। ये वाला पॉइंट मैंने पहले भी बता दिया था, याद आ रहा है? 240 डेज का मिनिमम क्राइटेरिया, अभी मिनिमम 240 हाँ हाँ डेज काम करना पड़ेगा। और इन तीन इंडस्ट्री के लिए, अपैरल, फुटवेयर एंड लेदर प्रोडक्ट के लिए मिनिमम 150 डेज काम करना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल हो जाओगे सेक्शन 80JJAA के लिए। यस सर। ओके, तो आगे चलता हूं मैं। इसका एक क्वेश्चन है तुम्हारे बुक में, ये पूरा का पूरा आपको थ्योरी पढ़ना है। आपके मॉडल ने भी लिखा होगा थ्योरी, आपके मॉडल से नहीं पढ़ना है तो हमारे मॉडल से पढ़ो, लेकिन पढ़ लेना एक बार थ्योरी। क्वेश्चन देखो, मिस्टर ए हैज कमेंस्ड बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ कंप्यूटर्स एज ऑन 1/4/2019। बताओ करंट ईयर में उन्होंने बिजनेस चालू किया, तो उनके सारे के सारे एम्प्लॉय क्या होंगे? न्यू। तो ऑल एम्प्लॉयज विल बी कंसिडर्ड न्यू। ही एम्प्लॉयड 350 न्यू एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द ईयर एंड डिटेल्स आर गिवन फॉलो। तो आप बताओ कौन से एलिजिबल रहेंगे या नहीं रहेंगे? पहली बैच में उसने 75 एम्प्लॉयज को हायर किया 1 अप्रैल पे, तो 365 डेज वो रहेंगे अपने साथ। यस। और वो रेगुलर लोग हैं और उनका एमोलमेंट 24,000 है। बताओ ये वाले अलाउड। यस। अलाउड। ये 125 है, यस अलाउड। हायर किए, मे पे हायर किए, मोर देन 240 लेकिन इनका डिसअलाउड। 1000 है, तो ये क्या रहेगा? डिसअलाउड। डिसअलाउड। डिसअलाउड क्योंकि इनका सैलरी इज मोर देन 25,000। 25,000। और ये तो कैजुअल वर्कर है, इनका सैलरी तो देखना ही नहीं है, ये वर्कर ही कैजुअल है। तो ये भी क्या डिसअलाउड। रहेगा? बोलो, ये भी डिसअलाउड रहेगा ना, कैजुअल वर्कर है। और उन्होंने यहाँ पे लिखा भी है, यस। वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, कैजुअल वर्कर डू नॉट पार्टिसिपेट इन प्रोविडेंट फंड। समझ रहे ना?
तो इनका सैलरी भले 24,000 होता, फिर भी ये डिसअलाउड हो जाता। ओके, ये सैलरी की वजह से डिसअलाउड हुआ, ये कैजुअल की वजह से डिसअलाउड हुआ। आगे चलो, ओके ये 19/2019 पे उनको अपॉइंट किया गया है। Less than 240 days. हाँ, ये जो है वो सितंबर ऑनवर्ड है ना, तो सेकेंड हाफ में है, तो लेस देन 240 डेज। क्या कैन यू टेल मी नंबर ऑफ डेज, कितने डेज के लिए अपॉइंट हुए थे? सितंबर में 30 डेज होते हैं, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31, जनवरी में 31, फेब में 29 और मार्च में 31। कितने दिन के लिए? 213 213 इन्होंने 213 डेज काम किया हुआ है, और अपना कंडीशन जो है वो लेस देन अगर 240 डेज होगा तो 240 disqualified हो जाएगा, तो इसके वजह से डिस्क्वालीफाइड हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। यस चलो, तो आप समझ रहे हो ना, सेकंड पॉइंट डिसअलाउड, थर्ड पॉइंट डिसअलाउड, फोर्थ पॉइंट इज आल्सो डिसअलाउड, मतलब खाली फर्स्ट वाला अलाउड है। तो आप क्या मुझे डिडक्शन निकाल के बता सकते हो, डिडक्शन कितना आएगा एसएससी को? 30% ऑफ इमोलमेंट कॉस्ट, जल्दी बोलो प्लीज। $86,400 कितना? 6480. आप लैक्स में बता रहे हो, 1000 में बता रहे हो? अच्छे से बताओ, जल्दी बोलो आंसर, अपने पास टाइम कम है। $64,80,000 देखो कैसे करना होता है, 75 वर्कर इंटू 24,000 into 12। इंटू 12 करना भूल जाते हैं कुछ बच्चे, इंटू 30%। हाँ, तो फिर उसका 30%, 64,80,000। 64,80,000 इज द आंसर ऑफ पार्ट ए, ठीक है ना? हाँ सर। $64,80,000। Okay. Next, what would be your answer if Mr. A has come in the business of footwear? अगर फुटवेयर चालू करता तो तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 175 हो जाता, फिर 150 हो जाता, 150, 175 नहीं, 150 हो जाता। हाँ हाँ नहीं नहीं, अच्छा तो एम्प्लॉइज बता रही है, ये वाला और ये वाला, ठीक है ठीक है। हाँ सर। हाँ ठीक है, लेकिन कंडीशन हो जाता 150 डेज। अगर कंडीशन 150 हो जाता तो ये 213 डेज जिन्होंने काम किया वो भी एलिजिबल हो जाएंगे। हाँ, वो एलिजिबल हो जाता। हमने इन एम्प्लॉइज का तो पहले से निकाल के रखा हुआ है, ठीक है ना? अब इस एम्प्लॉइज का भी निकाल के बताओ कितना आएगा इनकम, डिडक्शन कितना आएगा, जल्दी बोलो। 86,40,000 उसका। ध्यान देके करो, यहाँ पे मिस्टेक होता है एक, बता दिया मैंने। 100 into 24,000 into 12 into 30%, उतना ही है, 86,40,000। और किसी का कोई नंबर? $86,40,000। सबका वही आ रहा है? 50,40,000। देखा, सिद्धेश जाग रहा है। पांडा कैसे? कैसे नहीं, पांडा मुझे क्या बताना है, वो प्रोडक्ट ना वीडियो से तू भी ले लेना। मुझे एक बात बता, जो वर्कर सितंबर में अपॉइंट हुए तेरा पप्पा देगा क्या रे उनको अप्रैल से सैलरी? अरे हाँ बराबर हाँ, तो कब से आना चाहिए, कितने महीने मल्टीप्लाई होने चाहिए यहाँ पे? बरोबर बरोबर 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 7 महीना। 7 महीने ना, 12 बम्पर ऑफर मिलेगा, मल्टीप्लाई कर रहा है शेमलेस। इसको बम्पर ऑफर दे दो। बम्पर ऑफर तू दे जरा, प्रोडक्ट 50,40,000 बरोबर। हाँ 50। 400। अभी बरोबर आ चुका है, ठीक है ना? तो ये देखो पहला वाला आंसर ये आया 6480 लाख, और उसमें अगर आप अपना अभी का आंसर क्या आया था 50 पॉइंट 40 लाख। हाँ, 50 लाख 40,000।
हाँ, उसको अगर ऐड करोगे तो यहाँ पे बन जाएगा, ये टोटल बन जाएगा यहाँ पे 1,15,20,000 पहला वाला और नया वाला ऐड करके करेंगे तो 1,15,20,000। तो आप समझ रहे हो 80JJAA में हम लोग को 1 लाख 1,00,000 1.5 लाख 50,000 की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे डिडक्शन देखो करोड़ में भी जा सकता है। करोड़ में जा रही है। अभी मुझे बताओ, अगर आप सीए में हो और आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो और उन्होंने 80JJAA का बेनिफिट नहीं लिया था क्योंकि उनको पता ही नहीं 80JJAA ऐसा कुछ होता है, और आपने उनको बताया कि सर ऐसा होता है और उनको इतना बड़ा डिडक्शन अगर मिल गया तो डोंट यू डिजर्व सम अमाउंट ऑफ फीस? यस, व्हाई नॉट। तो इसलिए ना ये सारे सेक्शन आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ने पड़ते हैं क्योंकि ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेड है। ओके, ये चलता हूँ आगे। अब आगे के 2 सेक्शन एकदम छोटे, खाली बात कर लेते हैं उसकी। आप जब भी रॉयल्टी वगैरह कमाते हो ना, रॉयल्टी कमाते हो तो या तो आप रॉयल्टी बुक के ऊपर कमाते हो या इसके ऊपर कमाते हो, इसके ऊपर पेटेंट के ऊपर। तो मैक्सिमम 3 लाख रुपए का डिडक्शन गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। एलिजिबल ऑब्वियसली हम इंडियन इन्वेंशन करने वाले लोगों को ही इनकरेज कर रहे हैं। तो रेसिडेंट इंडिविजुअल बीइंग एन ऑथर, और ऑथर जब मैं बोलता हूँ ना तो बुक जो होता है ना वो कुछ लिटरेचर आर्टिस्टिक वगैरह होना चाहिए। आप स्कूल वगैरह के लिए बुक लिखोगे, टेक्स्ट बुक वगैरह लिखोगे तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। बाकी दोनों का मैक्सिमम डिडक्शन इज लाइक 3 लाख रुपीज, वो याद रख लेना बस। और लमसम रॉयल्टी होगा, पर उस लोग ने 30,000 लिखा है पर। नहीं 3 लाख वो जीरो रहेगा, 3 लाख। हाँ ठीक है, 3 लाख। और अगर आपका लमसम होगा तो 3 लाख रुपीज, और परसेंटेज रॉयल्टी होगा तो 15%। कभी कभी परसेंटेज रॉयल्टी देता है ये अपना पब्लिशिंग कंपनी परसेंटेज में रॉयल्टी देता है, तो 15% ऑफ बुक वैल्यू। ये लॉग आउट होने वाला है, आप लोग लॉग इन करना, ठीक है ना? 5 मिनट में लॉग इन करियो। हाँ सर।